वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू के क्रम में आज अगला चैप्टर अध्याय 4, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस पर कुछ एमसीक्यू मैंने 15 एमसीक्यू बनाए हैं, उस एमसीक्यू को हम आज आपके सामने कराने चल रहे हैं। ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से करिए, और मैं एक एक पॉइंट उठा उठा के आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन को उठा रहा हूँ और उसको बना रहा हूँ, फिर आपके सामने रख रहा हूँ। आप एक एक टॉपिक, अगर आप मेरे खाली क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा और आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन का पहला प्रारूप जो है वो है कि कैनाल रे की खोज किसने की और कब की थी। तो इसमें चैप्टर में दिया है कि क्वेश्चन में कैनाल रे की खोज किसने की और कब की, इसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। पहला है डाल्टन 1986, गोल्डस्टीन 1986, जे टॉमसन 1986। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप अगर पहला चैप्टर खोलेंगे, एनसीईआरटी का पहला पेज ही खोलेंगे, तभी आपको ये आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका गोल्डस्टीन 1986 में। क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी, लेकिन गोल्डस्टीन ने 1986 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे कैनाल रे का नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया? कैनाल रे का नाम दिया गया। और ये कैनाल रे जो थी, यानी ये जो किरणें थी वो धन आवेशित विकिरण थी। कैसी थी? तो धन आवेशित विकिरण थी। ठीक है, तो अब इसी से देखिए आगे इसके संदर्भ में क्या कह रहा है कि इससे और चीजें क्या खोजी गई। तो ये धन आवेशित विकिरण थी और जिसके द्वारा, ठीक है, अंततः दूसरे अपरमाणविक कण की क्या हो गई? खोज की गई। ठीक है, यानी अब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत एक और कण है, मौजूद है। किसमें? किसमें? तो इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, परमाणु में एक और कण मौजूद है। तो आइए देखते हैं इसी के संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, वह कौन सा कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 200 गुना अधिक तथा जिसकी खोज कैनाल रे द्वारा की गई थी। ठीक है, कैनाल रे, देखिए यहाँ कैनाल रे लिखना भूल गए थे तो उसको देख लीजिएगा, यानी कैनाल किरणों द्वारा उसकी खोज की गई थी। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है आपका अल्फा कण, गामा, ये भी गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर कण होगा। ठीक है, फिर प्रोटॉन है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो कैनाल रे है ये क्या है? धन आवेशित, और इसी की वजह से हमें क्या खोज कर मिला था? तो प्रोटॉन किरण मिली थी, यानी प्रोटॉन कण मिले थे। और ये क्या थे? तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 200 गुना अधिक थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? तो इसका नाम था आपके सामने प्रोटॉन था। क्या था भाई? प्रोटॉन। क्या था? प्रोटॉन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज में किस वैज्ञानिक की अवधारणा को गलत साबित कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब खोज हो गई तो किस वैज्ञानिक की अवधारणा क्या हो गई? गलत हो गई। बताइए। तो कह रहा है कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, टॉमसन की, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। इनमें से किसकी अवधारणा गलत हो गई, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई, जो परमाणु का सिद्धांत दिया था सबसे पहले किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। ठीक है, डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य। लेकिन यहीं से कंफर्म हो गया कि नहीं, परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसमें भी क्या है? विभाज्य है। परमाणु में भी 2 चीजें पाई गई, एक इलेक्ट्रॉन पाया गया और एक प्रोटॉन पाया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हो गया? यहीं पर गलत साबित हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो टॉमसन जी थे उनको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताइए भाई। 1905 में दिया गया, 1905 में दिया गया, 1906 में दिया गया, 1908 में या 1909 में दिया गया? किस समय उन्हें दिया गया? तो याद रखिएगा 1906 में टॉमसन को क्या मिला था? 1906 में टॉमसन को क्या मिला था भाई? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। किसको दिए गए थे? तो टॉमसन को दिए गए थे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। ठीक है, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। डाल्टन का कथन है भाई, डाल्टन का है।
गोल्डस्टीन का है, जे थॉमसन का है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइएगा किसका है। तो आपको मैं बता दूं, थॉमसन जी जो थे उन्होंने ही क्या किया था, आपके क्या किया था कि एक केक की तरह से, मतलब उसमें बताया कि जो केक होता है, क्रिसमस केक होता है, उसमें सूखे मेवे की तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। या तरबूज का उदाहरण लिया था जिसमें कहा गया कि जो बीज होते हैं तरबूज के वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में धसे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले के तरबूज में बीज की भांति धसा हुआ होता है। ठीक है, इस तथ्य को रखा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में अगला। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो थॉमसन, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका, थॉमसन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन थॉमसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, थॉमसन हो जाएगा। थॉमसन ने और क्या कहा था, तो थॉमसन ने एक चीज और कही थी कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा कण दो आवेशित हीलियम कण होते हैं, चूंकि इनका द्रव्यमान कितना होता है। मतलब हम अल्फा कण जो होता है, जो अल्फा कण का यूज किसने किया था, तो अल्फा कण का यूज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, सोने की पतली पन्नी पर क्या कराए थे, बमबारी कराए थे। तो वही पूछ रहा है कि जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है, तो दो आवेशित हीलियम कण होता है और इस धन आवेशित होते हैं। और चूंकि इनका द्रव्यमान कितना होगा, तो इनका द्रव्यमान कितना होगा, देखिए भाई इनका द्रव्यमान दिया हुआ है आपके सामने 4u 5u 7u। तो इसमें से क्या होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4u। क्या हो जाएगा आपका, तो 4u क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4u। क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 4u। ठीक है, याद रखिए। देखिए मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट वाला मैटर नहीं है, मेरे पास आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिससे पूरा आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़िए। ठीक है, और सुनिएगा, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुकी क्योंकि यह बहुत ही पतली होती थी। यानी सोने की जो पन्नी थी वो 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। यानी जो सोने की पतली पन्नी होती है, अगर उसकी मोटाई देखें तो एक के ऊपर एक जब हम परमाणु को रखेंगे, 1000 परमाणु को रखेंगे तो इतनी मोटाई उसकी थी सोने की पतली पन्नी की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक की खोज कब और किसने की। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने और कब की थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, यानी जे थॉमसन ने किया था 1918 में, रदरफोर्ड 1911 में किया था, गोल्डस्टीन 1907 में किया था, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई कौन किया था, कौन किया था बताइए। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो रदरफोर्ड थे, ठीक है, उन्होंने ही परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और कब किया था, तो 1911 में किया था। कब किया था, 1911 में किया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी गुना। यहाँ पर देखिए जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो 10⁵ है, 10⁻6 है और 10⁻7 है। ये 105, 106, 107 मत समझ लीजिएगा, ये पावर में है। तो कितने गुना, आप अगर पढ़ेंगे चैप्टर को, अगर चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो आपको खुद ही आपको मिल जाएगा कि ये कितना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻10⁻ कितना 5 गुना छोटा होता है। 10⁵ गुना क्या होता है, छोटा होता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की कमियों में से निम्न है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में से कमियां जो हैं वो निम्न है। बताइए इसमें से कौन सी कमी है परमाणु मॉडल की रदरफोर्ड के। तो देखिए नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, ये सही है। ठीक है, ये कमी नहीं है। परमाणु के भीतर धन आवेशित भाग भी बहुत कम होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन अभी के चारों ओर, सॉरी यहाँ पर जो होगा नाभिक के चारों ओर, ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वर्तुलाकार मार्ग में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। ठीक है, यहाँ पर नाभिक हो जाएगा। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या हो जाएगा, चक्कर लगाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है यही उनकी कमियां हैं, यही उनकी कमियां हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा वर्तुलाकार मार्ग में तो उसमें क्या होगा, त्वरित गति उत्पन्न हो जाएगी, यानी त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा,
ऐसी स्थिति जब जनरेट होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊर्जा खर्च करेगा, और जब ऊर्जा खर्च करेगा तो नाभिक की तरफ क्या चलाएगा, खींचा चलाएगा, और जब ऐसा करेगा तो एक बार नाभिक में जाकर क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है, और जब टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, उसमें देखिए इसमें यही चीज कह रहा है कि कोई भी आवेशित कण अगर गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होना शुरू हो जाएगा, और जब ऊर्जा का विकिरण होगा तो ऊर्जा कम होने लगेगी, खर्च होने लगेगी, और जब खर्च हो जाएगी तो वो ऊर्जा के विकिरण के कारण और वो नाभिक में जाकर टकरा जाएगा, और टकरा जाएगा तो जो परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जबकि परमाणु अस्थिर हो जाएगा। जबकि परमाणु अस्थिर नहीं होता, स्थिर होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। यह कथन किसका था? अब देखिए, जो रदरफोर्ड की कमियां थी उसको सुधारने के लिए कौन आया, तो उसके बारे में यही सिद्धांत लेकर आए थे। तो पूछ रहा कौन थे, तो यानी थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, डाल्टन थे, या नील्स बोर्स का मॉडल था। तो याद रखिएगा, नील्स बोर्स आए और उन्होंने ही ऑर्डर मतलब एक सिद्धांत दिया, या उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कही जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपके लिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। चलिए ठीक, आइए चलते हैं। चलिए, कक्षा के में उपस्थित, ठीक है, कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जा सकता है, यानी सूत्र पूछ रहा है कि किस सूत्र से दर्शाया जाए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, ये 2n के पावर 3, 2n के पावर 2, ठीक है, 2n 3n के पावर, ये 3n के पावर, ठीक है, 3n के पावर 2 होगा। ठीक है, 3n के पावर 2 होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी आपको क्या करना है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से, अधिकतम इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका, याद रखिएगा, 2n के पावर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2n के पावर 2। ठीक है, ये है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा अधिकतम, यानी बोरबरी का जो स्कीम था यानी मॉडल था, ठीक है, उसके अनुसार बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बताइए, 18 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, या 32 हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, उनके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 8 हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब यहाँ से समझिएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 और 5 होती है। तो देखिए, निम्न में से किसकी संयोजकता 3 और 5 हो सकती है। चलिए देखिए, किसकी संयोजकता 3 और 5 होगी। तो पूछ रहा है भैया, एल्युमिनियम की होगी, सिलिकॉन की होगी, फास्फोरस की होगी कि सल्फर की होगी। ठीक है, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि निम्न में से किसकी संयोजकता 3 और 5 दोनों होगी। पहली बात तो देख लीजिए कि अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितनी होगी, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। अब जब 13 का निकालिए तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 यानी 2। देखिए, एल्युमिनियम में अगर भरा जाए, अगर इसमें भरा जाएगा, देखिए अगर इसमें भरा जाए तो भरा जाएगा 2, 8 और 3, यानी इसकी संयोजकता 3 हो सकती है। फिर आ जाइए सिलिकॉन की कितनी होगी परमाणु संख्या, तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। तो 2 फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 4 होगी। फास्फोरस की परमाणु संख्या, तो फास्फोरस की जो परमाणु संख्या होती है, पहली बात तो इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15। और इसका जब आप संयोजकता निकालेंगे तो इसी की संयोजकता 3 और 5 दोनों हो सकती है। जबकि सल्फर की अगर हम निकालें तो इसकी कितनी होगी, 16 होगी। आप इसको भी क्या कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अच्छा, जान लेते हैं क्यों सल्फर की परमाणु संख्या फास्फोरस की परमाणु संख्या 3 और 5 होती है। देखिए, फास्फोरस की 2 संयोजकताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, और करा केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, फास्फोरस कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है या प्राप्त नहीं करता है, यानी खोता भी नहीं है और प्राप्त भी नहीं करता है। ठीक है,
क्योंकि कार्बन के लिए दी गई शर्तों फास्फोरस पर लागू होती है, यानी कार्बन के लिए जो शर्त दी गई है उस फास्फोरस पर लागू होती है। 5 इलेक्ट्रॉन खोना या साथ ही 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना कठिन है, ठीक है, अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वहां पर ये बात आती है। तो फास्फोरस की संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इसे कक्षीय पैटर्न में लिखा जाए तो 2s2 और 2p3 के रूप में लिखा जा सकता है। सुन लीजिएगा, यदि फास्फोरस केवल p से इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है तो संयोजकता 3 होगी, p से करता है तो 3 होगी। यदि s और p दोनों के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाए तो संयोजकता 5 हो जाएगी। अगर 3 और s और p दोनों की यूज किया जाए तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसीलिए कह रहा कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे के कारण दोनों की संयोजकता यौगिक बनाते हैं बेटा, ठीक है, ये चीज है। देखिए आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से किन 2 तत्वों की संयोजकता 4 होती है। अब मैं पूछ रहा हूं कि निम्न में से किन 2 तत्वों की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। तो बताइए किन 2 तत्वों की संयोजकता 4 होगी। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम, ठीक है, किन 2 तत्वों की मतलब तत्वों की संयोजकता 4 होगी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये गड़बड़ हो गया लेकिन आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए किसकी होगी। पहली बात तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 13 होती है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। फास्फोरस की कितनी होती है, 15 होती है। और कार्बन की कितनी होती है, बताइए भाई, कार्बन की कितनी होती है, तो 6 होती है। तो पूछ रहा है कि किसकी परमाणु संख्या 4 होगी, ठीक है। तो बताइए भाई किसकी किसकी परमाणु संख्या 4 होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, बताइए किसकी परमाणु संख्या 4 होगी, बताइए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन, एक कार्बन और एक क्या होगा आपका सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जबकि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्या होगी, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 3 होगी। और फास्फोरस की परमाणु संख्या अभी हमने आपको बताया 3 और 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, 2 होगी, 10 होगी, 10 होगी, 2 होगी, 8 होगी या 32 होगी। बताइए भाई क्या होगी। तो याद रखिएगा K में अधिकतम कितना भर सकते हैं, तो 2 भर सकते हैं। L में कितना भर सकते हैं, तो 8 भर सकते हैं। और दोनों को ऐड कर लिए तो कितना हो जाएगा, 10, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कराता रहूँगा चैप्टर वाइज। जितने भी अभी जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार मैं आपको बार बार रिवाइज करता रहूँगा, ठीक है, आपको पढ़ाता रहूँगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए इसी सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर कल, तो देखते रहिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो हमें काम आ सकते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।